अब आइए देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं मूत्र की आंतरिक संरचना को। ये आंतरिक संरचना क्या होती है उनको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं वृक्क की जो आंतरिक संरचना होती है ये बाहर से संयोजी ऊतक की होती है। किसकी होती है? बाहर से संयोजी ऊतक की होती है तथा आरेखित पेशियों से ये बना होता है। किसका बना होता है? आरेखित पेशियों से बना होता है। किडनी की अगर बात करें, ये एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। कैसा होता है? एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। किडनी जो होती है ये एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। आइए हम देखते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि किडनी एक किससे ढका होता है? एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। आइए इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्या किडनी में एक बाहरी भाग होता है और एक भीतरी भाग होता है। किडनी में एक बाहरी भाग होता है और दूसरा भीतरी भाग होता है। अब देखेंगे कि जो बाहरी भाग होती है, बाहरी जो भाग होती है उसको हम यहाँ पर प्रांतस्थ भाग कहते हैं। कौन सा भाग कहते हैं? प्रांतस्थ भाग कहते हैं। और जो भीतरी भाग होती है उन्हें हम अंतस्थ भाग कहते हैं। जो भीतरी भाग बाहरी भाग होती है उसको अंग्रेजी में हम कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहते हैं। किडनी के जो भीतरी भाग होती है वो कॉर्टेक्स कहलाती है और जो उसकी बाहरी भाग है वो मेडुला कहलाती है। क्या कहलाती है? मेडुला कहलाती है। आगे देखेंगे, इसका भी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इनकी जो रचना होती है ये पिरामिड होती है। कैसा होती है? पिरामिड होती है। इनकी जो संरचना होती है, मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है? तो पिरामिड। इसी पिरामिड संरचना को हम क्या कहते हैं? तो वृक्क शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क शंकु कहते हैं। जो पिरामिड संरचना होती है उसे ही हम वृक्क शंकु कहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि हर एक किडनी में एक लंबी कुंडलित कॉइल की सूक्ष्म नलिका की रचना होती है जिसे ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और 10th क्लास में सबसे पूछे ज्यादा जाने वाला यही आपका एक सवाल है। नेफ्रॉन किसे कहते हैं? तो एक सूक्ष्म नलिकाएं होती है जिनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन में हम बात करते हैं, इसका भी अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन बोलिए उसको, या जो वृक्क की कोशिका का कुछ बोलिए उसे। तो याद रखेंगे कि नेफ्रॉन या वृक्क नलिका जो होती है उनको हम अंग्रेजी में नेफ्रॉन भी कहते हैं या यूरिनरी फेरस ट्यूबल्स कहते हैं। याद रखेंगे नेफ्रॉन को ही वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में बार बार यह पूछा जाता है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? आंसर आएगा नेफ्रॉन। क्या आएगा? नेफ्रॉन। स्क्रीनशॉट करो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नेफ्रॉन में, यहां देख लो, नेफ्रॉन के अंदर में, सॉरी किडनी के अंदर में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है लगभग इतना होती है। आप नोट कर लेंगे, इकाई दहाई कर लो गिनती। अब इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखेंगे कि एक पे 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 10 लाख होती है। आगे चलते हैं। नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख। हर एक किडनी नलिका की बनावट प्याले जैसी होती है। जितनी भी किडनी की नलिका होती है, किडनी में जितनी भी नलियां लगी होती है वो कैसी होती है? प्याले के जैसी होती है। कैसी होती है? प्याले के जैसी होती है। इसी प्याले के जैसी रचना को हम बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन कैप कहते हैं, बोमेन संपुट संपुट कहते हैं। आगे चलिए, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अगला जो स्लाइड है हमारा बोमेन संपुट। बोमेन संपुट क्या होता है इसको समझने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बोमेन संपुट। ये कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं को एक जाल से घेरता है। बोमेन संपुट जो होता है ये क्या होता है? ये एक कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस नामक रक्त कोशिकाओं से एक जाल से घेरता है बोमेन संपुट को। बोमेन संपुट एक ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से जब इकट्ठा करता है उसे ही हम मेलपिगियन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कोष कहते हैं। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट में देखते हैं, वृक्क नलिका के काय के अंदर में एक समीप अस्त और एक दूर अस्त। एक समीप अस्त यहाँ मैं लिख दिया हूँ, एक समीप अस्त, एक दूसरा दूर अस्त कुंडली होती है। वृक्क नलिका के काय में एक समीप अस्त, दूसरा दूर अस्त जो है ये कुंडलित वाला भाग होता है। क्या होता है? कुंडलित वाला भाग होता है। याद रखेंगे कि जो समीप अस्त वाला जो है, ये जो समीप अस्त देख रहे हैं ये नीचे जाकर आरोही चाप बनाती है और जो दूरस्थ वाला होती है ये अधिरोही चाप बनाती है। याद रखेंगे, दूरस्थ अधिरोही चाप बनाता है और समीप अस्त अवरोही चाप बनाता है। याद रहेगा आपको, समीप अस्त कैसी चाप बनाती है? आरोही चाप बनाती है और दूरस्थ अधिरोही चाप बनाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अधोरोही जो चाप होती है, अधिरोही जो चाप होती है वो और अवरोही चाप, ये दोनों के बीच में एक खास भाग होता है, विशेष भाग होता है जिन्हें ही हम हेलने चाप कहते हैं। कौन सा चाप कहते हैं? हेलने चाप कहते हैं। हेलने चाप क्या होती है? तो अधिरोही और अवरोही चापों के बीच में एक खास भाग होता है जिन्हें ही हम हेलने चाप कहते हैं। आगे बढ़िए। ये आगे की ओर एक संग्राहक नली में खुलती है। ये आगे की ओर एक संग्राहक नली में खुलती है। कहाँ खुलती है? एक संग्राहक नली में खुलती है। आगे देखिए, ये जो संग्राहक नलिका में और अन्य कुछ और वृक्क की नलिका आकर खुलती है।
जो ये तो खुलती ही खुलती है, इसके अलावा संग्राहक नलिका में और अन्य विरिक नलिका आकर के खुलती है। और ये अनेक संग्राहक नलिका के मिलने से सामान जो है संग्राहक नलिका, जिनको हम कॉमन कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानते हैं, उनका ये ओरिजिन करता है, उनका ये निर्माण करता है, जो अंत में मूत्रवाहिनी में जाकर के ये सभी खुल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं ये सब। अब यहाँ पर बात आती है विरिक या गुर्दा के कार्य के बारे में, फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में बात करते हैं। याद रखेंगे फंक्शन ऑफ किडनी जो होती है क्या होती है, फंक्शन ऑफ किडनी जो होती है ये क्या करती है, ये मूत्र का निर्माण करती है और उत्सर्जन का भी काम करती है, जो 3 चरणों में अपने काम को पूरा करती है। याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, किडनी जो होती है, जिनको हम गुर्दा के नाम से जानते हैं, जो किडनी होती है इनको उर्दू में हम गुर्दा कहते हैं और इन्हें हम विरिक के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी बॉडी से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हमारे शरीर को अनावश्यक पदार्थ लगता है, जैसे कि यूरिन का होना, मल का होना, पसीने का निकलना, ये सभी क्या है कि हमारे शरीर को बेकार का है। जो हमारे बॉडी को काम करने की चीजें थी वो तो प्राप्त हो गई, अब उनके बाद जो बचा हुआ है उनको हम बेकार कहते हैं, वही हमारा उत्सर्जित पदार्थ होता है। इनको हमारे शरीर से निकालने के लिए किडनी जो है 3 चरणों में अपने काम को कंप्लीट करता है। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन सा काम है। ये 3 स्टेप में पूरा करता है। आगे देखिए, पहला जो स्टेप है इसका वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। याद रखेंगे जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है ये क्या करता है, एक तरह से ये छन्ने का काम करता है। किडनी में जो छन्ने का काम करता है वो कौन करता है, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलिए, फिल्ट्रेशन बोलिए, नाम ही उसका है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से ये पता चलता है, फिल्ट्रेशन से ये पता चलता है कि फिल्टर का काम करता है। फिल्टर मतलब छन्ने का काम करता है। तो किडनी के अंदर में जो 3 स्टेप है, पहला है ग्लोमेरुलर, दूसरा है ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, ट्यूबुलर स्रावन है। इसका मतलब शॉर्टकट में अगर आप जानना चाहते हैं तो याद रखिए ये हमें छानने का काम करता है। और ये वाला जो है तुम्हारा ये ट्यूबुलर पुनर्अवशोषण, याद रखेंगे हमारे बॉडी को जो काम का चीज आया, जो काम का चीज है, उनको ये फिर वापस करके ब्लड के अंदर में भेज देता है। और जो हमारे शरीर को अनावश्यक लगता है, जो शरीर के काम का नहीं है, उन्हें ये छोड़ देता है, उसको निकालने का श्रावण करता है। तो मैं यहीं से लिख देता हूँ, ये वाला होगा, सही ही जा रहा था। तो याद रखेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर में जो ग्लोमेरुलर है ये छन्ने का काम करता है, और ट्यूबुलर जो श्रावण है ये उन डस्ट को, जैसे कि पेशाब हो गया, ये सब सारी चीजों को निकालने का काम ये ट्यूबुलर जो श्रावण है वो करता है। ट्यूबुलर श्रावण निकालने का काम करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन छानने का काम करता है। और ये बीच वाला जो देख रहे हैं ना, पुनर्अवशोषण जो लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, पुनर्अवशोषण, जो यहाँ से सॉरी ये पुनर्अवशोषण जो लगा हुआ है, इनका काम ये है कि हमारे बॉडी के अंदर में जो भी चीज हमें दिखता है कि हमारी बॉडी को जरूरत है इनकी, वो फिर वापस ब्लड में भेज देता है। मतलब ऐसा समझिए कि किसी भी चीज को हम छान रहे हैं, छानने के क्रम में जो हमें जरूरत का है वो हम अलग कर लेते हैं और फिर उन्हें ब्लड के अंदर में भेज देते हैं। तो ये जो बीच वाला आपको दिख रहा है पुनर्अवशोषण वाला, ये वो काम करता है। ये क्या करता है, छानता है। और ये क्या करता है, निकालता है। श्रावण क्या करता है, बाहर बहा देता है। श्रावण मतलब बहा देना, ये बहाने का काम करता है, ये निकालने का काम करता है। ये जो उसके अंदर में इंपोर्टेंट बच गया है उनको फिर से वो ब्लड में वापस भेज देता है, पुनः उसको वापस करता है। आप समझ गए होंगे, आगे बढ़ते। ये देखिए यही बात मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लिख लेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट आप देखिए क्या है, हो गया। अब आगे हमने क्या देखा कि जो ये ट्यूबुलर जो श्रावण है, सॉरी यहाँ कुछ छूट गया है, श्रावण है, ये करता क्या है, जितनी भी अपशिष्ट पदार्थें होती है, जितनी भी पॉइजनली जहरीली चीजें होती है, ये हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। वो जाकर के कहाँ जाती है, तो वो ब्लैडर मूत्र में जाती है। कहाँ जाती है, ब्लैडर मूत्र में जाती है। और यही बाद में जाकर के हमारे जो मूत्र मार्ग के छिद्र होते हैं, उस छिद्र से ये बाहर की तरफ निकलते हैं, जिनको हम पेशाब के भी नाम से जानते हैं। तो पेशाब कोई अलग चीज नहीं है, ये जो विषैले चीज के रूप में हमारे बॉडी के अंदर से निकला है, वही क्या है, यहाँ पर पेशाब है। तो आप समझ गए होंगे, पहला काम छन्ने का, दूसरा काम जो शुद्ध पदार्थ कुछ मिला है उसे फिर से पुनः ब्लड में वापस कर देने का, तीसरा का जो काम है वो कचरे को बाहर निकालने का काम करता है, और वो हमारे मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर की ओर निकल जाता है, जिन्हें मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, उसे पेशाब कहते हैं या वो पेशाब होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ यूरिन। यूरिन की जो बनावट होती है, यूरिन का जो बनना होता है, यूरिन में क्या क्या पाया जाता है और कितनी कितनी परसेंटेज में पाई जाती है, इन सबों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। इसलिए आप इन वीडियो के अलावा जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है उनमें मूत्र की बनावट के बारे में बताया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वाला जो वीडियो अपलोड होने वाला है, आप उनको भी देख करके अपने परीक्षाओं को बेहतर अच्छा बनाएं। और इनके अंदर से थोड़ी लंबी तो है, लेकिन इनमें आपको सब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, सारा चीज ऑब्जेक्टिव भी इसी के अंदर में इन्वॉल्व है। आपको कहीं दूसरी जगह से अब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आप पढ़ लेंगे, इसी से आपका सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा।
तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो मूत्र की बनावट होने वाला है। याद रखेंगे ये वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा मूत्र की बनावट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन वीडियो को देख लेंगे, इन वीडियो को देख लेंगे तो उस सर्जन से जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो सारी प्रश्न आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।